हेलो एवरीवन, दृष्टि आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वैभव शिवहरे। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है और यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए दृष्टि आईएएस की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया। इन्वायरमेंट के जो हाई यील्ड टॉपिक हैं, स्कोरिंग टॉपिक हैं, या आप ये कह सकते हो कि बार बार वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। उन टॉपिक्स को हम यहां पर कवर करेंगे, ठीक। और उन टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर और एवं ऊर्जा प्रवाह। अब पहले देख समझ लीजिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कब पूछा गया है। पीवाईक्यू का एनालिसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि पीवाईक्यू से पता चलता है कि किस टॉपिक पर हमें बार बार फोकस करना है। उससे आपको यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चंस की थीम पता चलती है। पहले किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, आगे उस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर और ऊर्जा प्रवाह, ट्रॉफिक लेवल एंड एनर्जी फ्लो। आप देखोगे तो 2011, 2013 और 2017 3 सालों में यहां से ऊर्जा प्रवाह से, ट्रॉफिक लेवल से, और ये आप कह सकते हो फूड चेन से, क्योंकि इसी का कनेक्शन किसके साथ है। ये जो ट्रॉफिक लेवल है, ट्रॉफिक लेवल का कनेक्शन है खाद्य श्रृंखला के साथ, फूड चेन के साथ। क्योंकि फूड चेन की जो कड़ी है, अलग अलग कड़ियां हैं, उन्हीं कड़ियों को हम पोषण स्तर या ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। अब इसको समझेंगे। या फूड चेन में किसी जीव की जो स्थिति है, उसी स्थिति को हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल या पोषण स्तर। क्लियर। तो 3 सालों में क्वेश्चन पूछा गया, 3 बार पूछा गया सवाल यहां से, तो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात क्या है, ट्रॉफिक लेवल को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा पारिस्थितिकी तंत्र है ना, ये जो हमारा इकोसिस्टम है, ये क्या होता है बेसिकली, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो बेसिक डेफिनेशन है, जो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोगों को क्लियर होगी, बेसिक डेफिनेशन है पारिस्थितिकी तंत्र बेसिकली प्रकृति की एक ऐसी कार्यात्मक और आप कह सकते हो कि कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जहां पर सभी जीवित जीव, ठीक, जिसको हम कह सकते हैं बायोटिक फैक्टर, सभी जीवित जीव बायोटिक फैक्टर आपस में और अपने आसपास के भौतिक वातावरण, आसपास का जो भौतिक वातावरण है, उसमें आपस में क्या होती है, इनमें परस्पर क्रियाएं जो करते हैं, परस्पर क्रिया संचालित करते हैं। और जो परस्पर क्रिया संचालित करते हैं, इसी को हम बोलते हैं एंटायर इकोसिस्टम। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है बायोटिक फैक्टर, या सभी जीवित जीव आपस में, ये भी ध्यान रखना है, सभी जीवित जीव आपस में क्या क्या शामिल हो सकता है इसमें। तो इसमें एनिमल्स आ सकते हैं, ठीक, इसमें आपके सूक्ष्म जीव माइक्रोबैक्टीरिया जो है वो आ सकते हैं, फंगी आ सकती है, ठीक है, और प्लांट भी आ सकते हैं। ये सभी क्या है, प्लांट्स भी आ सकते हैं। ये सभी क्या है, सभी जीवित जीव हैं। तो सभी जीवित जीवों का समुदाय आपस में और अपने आसपास का जो उनका एबायोटिक फैक्टर है, यानी जो भौतिक वातावरण है, इसको बोलते हैं ए बायोटिक फैक्टर, जो भौतिक वातावरण। अब इस भौतिक वातावरण में क्या हो सकता है, तो सनलाइट है, सनलाइट के साथ साथ वाटर है, पूरा एटमॉस्फेयर है, सॉइल है, मिट्टी है। इन सब का जो आपस में इंटरैक्शन होता है, उस इंटरैक्शन को ही हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम। आप समझ रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं, इस पूरे इंटरैक्शन को, जो बायोटिक और एबायोटिक के बीच में, बायोटिक का आपस में भी और इन बायोटिक का एबायोटिक के साथ आपस में जो परस्पर जो क्रिया है, उस परस्पर क्रिया को ही हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। अब एक मुद्दे की बात यह है कि इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में ये जो विभिन्न प्रकार की जो परस्पर ये जो क्रियाएं हो रही हैं, इस पूरे इकोसिस्टम में जो परस्पर क्रियाएं हो रही हैं, दोस्तों इन क्रियाओं के संचालन के लिए और इनकी निरंतरता के लिए, कि हमेशा चलती रहे, क्या चाहिए बताओ। इनके संचालन, ये पूरी इंटरेक्शन आपस में होता रहे, संचालन होता रहे और इसकी निरंतरता बनी रहे, इसके लिए चाहिए भाई साहब एनर्जी।
ऊर्जा। इसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ताकि ये पारस्परिक क्रियाएं होती रहें। कौन कौन सी पारस्परिक क्रियाएं? जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहें, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहें, उनके चलने फिरने संबंधी जो गतिविधियां हैं वो होती रहे, उनके प्रजनन से संबंधी गतिविधियां होती रहें, और पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले सभी जीवित जीवों की वृद्धि हो, वो बढ़े। इन सब के लिए वो आपस में क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं, और इसके इंटरैक्शन के लिए चाहिए एनर्जी। ठीक, इसके इंटरैक्शन के लिए चाहिए एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी कैसे मिलेगी? इसका सोर्स क्या है? इकोसिस्टम में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है जिसको हम कहते हैं सनलाइट। ठीक, सूर्य प्रकाश, या आप इसको कह सकते हो सोलर इंसोलेशन, या हिंदी में लिखें तो सौरिक विकिरण, सोलर इंसोलेशन। ठीक, लेकिन आपको ये बात पता है कि जो सोलर इंसोलेशन है, ये सोलर इंसोलेशन 100% तो अब अर्थ को मिलता नहीं है। इस सोलर इंसोलेशन में 50% है PAR, 50% है PAR। अब ये PAR क्या है? PAR का मतलब है फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। टोटल सौरिक विकिरण का लगभग 50% PAR है, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, जिसका यूज करके प्राथमिक उत्पादक अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, और ये भी पूरा नहीं है। इस 50% का ध्यान रखना, इस 50% का लगभग 2 से 10% ही, इस 50% का 2 से 10% ही ये ऊर्जा जो हमारे प्राथमिक उत्पादक ग्रहण करते हैं। तो आपसे एक ये भी क्वेश्चन है, इसमें ये भी समझने वाली बात है कि इस इकोसिस्टम में सभी एक्टिविटीज के होने के लिए, सभी प्रकार की क्रियाओं के संचालन के लिए चाहिए हमें क्या? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। लेकिन ये ऊर्जा मिलेगी कहां से? तो ये ऊर्जा मिलती है हमें सनलाइट से। इस ऊर्जा को रिसीव कौन करेगा इस पूरे इकोसिस्टम में? तो इस पूरे इकोसिस्टम में इस एनर्जी को रिसीव करेगा, ग्रहण करेंगे कौन? 2 से 10% एनर्जी ही रिसीव कर पाते हैं, और वो है प्राथमिक उत्पादक। और ये जो 2 से 10% एनर्जी रिसीव हो रही है, PAR, ठीक, PAR फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन का केवल 2 से 10% प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्राप्त हो रही है। और वो जो एनर्जी मिल रही है वो उससे फूड बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, और उसके ऊपर फिर सभी अलग 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 जो क्रम है फूड चेन के, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर? तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, ध्यान रखिएगा कि ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है कहां से स्टार्ट होता है? तो फ्लो ऑफ एनर्जी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ये याद रखना है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी का जैसे ये चार्ट बना हुआ है, फ्लो चार्ट आप देखेंगे तो फ्लो चार्ट ऑफ द एनर्जी इन इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है? तो सनलाइट है, सनलाइट कौन ग्रहण करता है? तो सनलाइट ग्रहण करते हैं सबसे पहले आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ये उत्पादक हैं। ठीक, और इस प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में आते हैं आपके प्लांट्स। क्लियर? और ये प्लांट अपना फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। ठीक है, और भोजन बनाने के बाद ये नेक्स्ट लेवल पर एनर्जी, फिर इस प्रकार से एनर्जी का फ्लो ट्रांसफर होता रहता है। जो आप फ्लो ऑफ एनर्जी आपने कंसेप्ट सुना है, जहां पर आप देखते हो कि अगले चरण में केवल 10% ही ऊर्जा पहुंच पाती है, क्योंकि हर एक लेवल पर हीट लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है। राइट? तो ये आप देख रहे हैं सेकंड लेवल पर कौन है? ये एक तो ये हो गए प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या प्रोड्यूसर्स। दूसरे नंबर पर प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। ये प्राथमिक उपभोक्ता पर ऊर्जा पहुंची जो अपने फूड के लिए प्रोड्यूसर पर निर्भर है, और उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक, द्वितीयक उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर है, और उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता जो टॉप कार्निवोरस हैं, पूर्ण रूप से मांसाहारी हैं, वो अपने भोजन के लिए द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर है, कार्निवोरस पर निर्भर है। क्लियर? तो आपसे कोई पूछे कि इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे है, तो आप बताएंगे सर इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक लेवल, प्रोड्यूसर से एनर्जी का फ्लो स्टार्ट होता है, और ये एनर्जी आगे जाके फ्लो होती है। ठीक, एनर्जी के फ्लो को तो आपने समझ लिया, लेकिन आपको अगर ट्रॉफिक लेवल समझना है, यानी जिसको हम कहते हैं पोषण स्तर, अलग अलग पोषण स्तर होते हैं। अगर आप स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को देखेंगे तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण का जो स्तर है, अलग अलग लेवल से, वो मैक्सिमम 5 तक हो सकते हैं।
क्योंकि उसके बाद एनर्जी बचती ही नहीं है, ऊर्जा यहां तक जाते जाते एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। हां, लेकिन जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र हैं, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम है या मराइन इकोसिस्टम है, उसमें मैक्सिमम लेवल 7 तक भी देखा गया है। ठीक, और ये जो इकोसिस्टम मैंने आपको समझाया, ये जो इकोसिस्टम समझाया, ये इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र छोटा से छोटा एक छोटा तालाब भी हो सकता है, हालांकि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी हम देखते हैं, और बड़ा से बड़ा अगर देखें लार्जेस्ट इकोसिस्टम तो मैराइन इकोसिस्टम है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है। और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर आपको ये जो ट्रॉफिक लेवल है ये आपको 6-7 तक भी देखने को मिल सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने पहले समझा कि इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम में फिर हमने दूसरा ये समझा कि एनर्जी का फ्लो किस प्रकार से होता है। तो एनर्जी का फ्लो के लिए चाहिए हमें सनलाइट, और सनलाइट से ही एनर्जी का फ्लो अलग अलग लेवल में जाके होता है। लेकिन अब इस पूरे इकोसिस्टम में अगर आपको ट्रॉफिक लेवल समझना है, तो ट्रॉफिक लेवल को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। ट्रॉफिक लेवल को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला की बेसिक डेफिनेशन क्या है? तो खाद्य श्रृंखला बेसिकली ये है भोजन का संबंध, भोजन संबंध। अब भोजन संबंध लेकिन किसके बीच? तो सभी प्रकार के भोजन संबंध, उत्पादक प्राइमरी प्रोड्यूसर्स प्लांट की बात हो रही है, उत्पादक एवं सभी प्रकार के जो उपभोक्ता हैं। जैसे हमने बताया आपको प्राइमरी उपभोक्ता जिसमें शाकाहारी शामिल है, द्वितीयक उपभोक्ता कार्निवोरस शामिल है, तृतीयक उपभोक्ता टॉप कार्निवोरस शामिल है, शेर, चीता, बाघ, ये सब। ठीक है, तो भोजन संबंध है किसके बीच में? उत्पादक एवं सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के मध्य का ये भोजन संबंध है। ठीक, उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच का ये भोजन संबंध है, इसी को हम कहते हैं फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। और इसी खाद्य श्रृंखला की आप ऐसे समझें इसको कि खाद्य श्रृंखला की जो कड़ी है ना, खाद्य श्रृंखला की एक जो कड़ी है या प्रत्येक जो कड़ी है उसको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल, उसको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल, पोषण स्तर। या आप ये कह सकते हो कि अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया वीडियो के कि खाद्य श्रृंखला में जो एक जीव की जो स्थिति है उस स्थिति को हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। अब ये जो ट्रॉफिक लेवल है ये यहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहले अभी आपको मैंने बताया जैसे ये एक ट्रॉफिक लेवल है, पूरी फूड चेन बताऊंगा, उस फूड चेन में मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल है। तो ये आप देख रहे होगे, तो ये है आपके उत्पादक, जिसको हम कहते हैं कंज्यूम, ये है उत्पादक, प्रोड्यूसर्स। ठीक, प्रोड्यूसर से बाद नेक्स्ट आप देखते हो तो आपको मिलता है यहां पर प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक, ये अगला पोषण स्तर है। उसके बाद आप क्या देखते हैं? उसके बाद देखते हैं आप कि द्वितीयक उपभोक्ता, और फिर आप देखते हैं सबसे ऊपर में तृतीयक उपभोक्ता। ये देख रहे हैं ये, और इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है पिरामिड का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसको हम समझेंगे। इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है पिरामिड का, इसलिए आप देखते हो कि जो एनर्जी पिरामिड है वो इस प्रकार से आपको ये दिखाई देता है। ऊपर में जाके पिरामिड ऐसा श्रिंक हो जाता है, मतलब ये सीधा पिरामिड है। दो प्रकार के पिरामिड होते हैं, एक अपवर्टेड पिरामिड होता है, एक इनवर्टेड पिरामिड होता है, ये सीधा पिरामिड है। तो ये वाले लेवल की बात हो रही है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि ट्रॉफिक लेवल क्या है, तो आप बताएंगे सर ये है प्रथम पोषण स्तर। ठीक, अब प्रथम पोषण स्तर में क्या शामिल है? तो इसमें सर शामिल है प्लांट्स। ठीक है, ये है आपका द्वितीय पोषण स्तर। इसमें कौन शामिल है? इसमें वो शाकाहारी जीव शामिल हैं जो अपने भोजन के लिए प्रथम पोषण स्तर पर निर्भर है। ठीक, और इसमें यह है आपका तृतीय पोषण स्तर। ठीक, और तृतीय पोषण स्तर जो अपने भोजन के लिए इन शाकाहारी जीवों पर निर्भर हैं। और सबसे लास्ट लेवल पर जिसको हम टॉप कार्निवोरस बोलते हैं, यह है आपका चतुर्थ पोषण स्तर। ठीक,
जो अपने भोजन के लिए कार्निवोरस पर डिपेंडेंट है। लेकिन आप देखेंगे ना कि जो इसमें जैसे जैसे आप इसमें ऊपर जाते जाएंगे तो जो बायोमास है ना, जो जैव भार है, जो जैव भार है, बायोमास, बायोमास दोस्तों घटता जा रहा है, बायोमास डिक्रीज हो रहा है। ठीक, जैसे आप देखेंगे फूड चेन, अलग अलग टाइप के फूड चेन्स हैं, तो इस फूड चेन को आप देखो, आप जैसे मैंने बताया आपको कि फूड चेन मैक्सिमम 5 स्तर तक हो सकती है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, यानी 5 पोषण स्तर कितने देखने को मिल सकते हैं अधिकतम, तो अधिकतम 5 पोषण स्तर देखने को मिल सकते हैं आपको स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, लेकिन अगर मैंने बताया भी आपको कि इक्वेटिक या मराइन इकोसिस्टम है तो वहां 5 से ज्यादा भी देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम 7 ट्रॉफिक लेवल वहां देखने को मिलते हैं। इधर जैसे आप देखेंगे तो ये एक ट्रॉफिक लेवल, जैसे मान लीजिए कैरेट हो गया, कैरेट हो गया, इधर ग्रास हो गया, तो कैरेट और ग्रास ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, उत्पादक, भोजन बना रहे हैं। दे आर डायरेक्टली रिसीविंग द सनलाइट, दे आर डायरेक्टली रिसीविंग द सनलाइट, ये डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करें। कॉर्न ऑल्सो डायरेक्टली रिसीविंग द सनलाइट। ठीक, और फिर इसके बाद रैबिट है जो अपने फूड के लिए कैरेट पर डिपेंडेंट है, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, और उसके बाद है फॉक्स जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर है, द्वितीय स्तर पर आ गया है ना, और उसके बाद आ जाता है आपका शेर, लॉइन। यह सभी प्रकार के जो टॉप कॉर्निवोरस आप कह सकते हो, जो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है, इन पर निर्भर है। लेकिन यह देखा गया है कि फूड चेन में जो फ्लो ऑफ एनर्जी है डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर, फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक, अलग 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 पोषण स्तर में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो घटता है। मतलब एक पोषण स्तर से, आप ये समझे, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर 90% एनर्जी का लॉस है, 90% एनर्जी लॉस है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा जरा ध्यान से, अगर मान लीजिए यहां पर 1000 जूल एनर्जी है, तो इस 1000 जूल एनर्जी का 10% ही अगले लेवल पर पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा 100, समझ रहे हैं? या मान लीजिए यहां पर 10,000 जूल एनर्जी है, तो 10,000 जूल एनर्जी अगले लेवल तक कितना पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा 1000, 90% लॉस। अब सवाल यह भी आ सकता है दिमाग में आपके, सर ये लॉस कहां हो रहा है? तो भाई ये सभी जो भौतिक, जैविक और अजैविक, खासकर अगर हम जैविक जीवों की बात करें या सभी जीवित जीवों के समुदाय की बात करें, तो इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, इनकी प्रजनन क्रियाएं भी चल रही हैं, इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी चल रही हैं, सब कुछ तो हो रहा है, और इन सब कुछ के होने की वजह से एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो नेक्स्ट लेवल पर जाने से एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। यहां पर अगर 10,000 है तो यहां पर बची 100 जूल, और फिर नेक्स्ट लेवल पर गए तो यहां पर केवल कितनी बची, 10। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ट्रॉफिक लेवल आपको मैक्सिमम 5 तक ही देखने को मिलेंगे, उससे ज्यादा ट्रॉफिक लेवल, क्योंकि एनर्जी बचती नहीं है। जब एनर्जी ही नहीं बचेगी, सोचो जरा, एनर्जी नहीं बचेगी तो कोई भी लिविंग स्पीसीज सर्वाइव कैसे करेगा? आप एक मानव होने के नाते आपके लिए भी ऊर्जा के कुछ स्रोत हैं, जैसे आपके लिए भी सनलाइट ऊर्जा का एक स्रोत है, वाटर आपके लिए ऊर्जा का एक स्रोत है, इनफैक्ट नींद भी आपके लिए ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। आप समझ रहे मेरी बात? अगर आपको बहुत लंबे समय तक आप सोए ना, आपको कोई जबरदस्ती जगाता रहे, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, नर्वस सिस्टम आपका कोलैप्स हो जाएगा, आपको पानी ना मिले, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, और कुछ समय बाद, सबकी अलग अलग कैपेसिटी है, कुछ समय बाद आप भी खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। फूड ना मिले आपको तो भी आप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे प्राइमरी सोर्स क्या है एनर्जी का ह्यूमन बीइंग के लिए? वो ऑक्सीजन। पानी और भोजन नहीं मिले तो फिर भी तुम 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 6 महीने तक हो सकता है सरवाइव कर लो। लेकिन अगर सोचो ये ऑक्सीजन ना मिले, जो हमारे लिए एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, वो अगर नहीं मिले, आप सरवाइव कर पाएंगे? संभव ही नहीं है। आप अपनी नाक बंद करके देखिए, कुछ समय बाद आपको सफोकेशन फील होने लगेगा। तो एनर्जी का फ्लो जब ऊपर जाने पर लॉस हो रहा है, टॉप लेवल तक जाते जाते एनर्जी बच ही नहीं रही है, तो वहां पर कोई ट्रॉफिक लेवल क्या है? जीव की स्थिति। तो कोई जीव सर्वाइव कैसे कर पाएगा बिना एनर्जी के? जब मानव नहीं कर सकता तो जानवर भी नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये समझना है जो 10% रूल जिसकी मैंने क्लास की शुरुआत में बात करी, तो ये 10% रूल यही है। आप देख सकते हैं इधर, जैसे ये है अलग अलग जो पोषण स्तर है, जैसे ये प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, उत्पादक हैं, ये डायरेक्टली सनलाइट रिसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पर गए तो ये शाकाहारी हैं, जो अपने भोजन के लिए उत्पादक
घास फूस पेड़ पौधे इन पर निर्भर हैं, और उसके बाद ये इन पर निर्भर है, और ये फिर इन पर निर्भर है। लास्ट तक जाते जाते टर्शरी कंज्यूमर्स में हर स्टेप में देख रहे हो आप, हर स्टेप में हीट लॉस हो रहा है, हर स्टेप में एनर्जी लॉस हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है, और लास्ट तक आते आते आपके पास केवल 10 कैलोरी ऊर्जा बची। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो टॉपिक है आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप ध्यान रखना है, ऊर्जा का जो प्रवाह है वो कैसा है, वो यूनिडायरेक्शनल है, एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह है। ये स्टार लगा रहा हूं, इस बात को आप याद रखिएगा। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी तो है, एक बात और समझ लीजिए, एक यहां पर एक्सेप्शन है। कई बार ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी में जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, लॉस, ह्रास हो रहा है ऊर्जा का। लेकिन कई बार जहां पर हमें हैवी पॉल्यूटेंट देखने को मिलते हैं, तो जब एक स्तर से दूसरे स्तर पर वो पॉल्यूटेंट पहुंचते हैं ना, तो वहां ह्रास नहीं होता है। पॉल्यूटेंट एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंचते हैं तो वो पॉल्यूटेंट में वृद्धि होती है, जिसको हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन, जैव संचय या बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन। एनवायरमेंट का एक अच्छा कंसेप्ट है, आगे वीडियोस में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और इसी के बाद एक और कंसेप्ट आता है पिरामिड्स वाला। अलग अलग प्रकार के पिरामिड्स हैं, संख्या पिरामिड है, जैव भार पिरामिड है, ऊर्जा पिरामिड है, कोई ऐसे पिरामिड है, कोई अपवर्टेड है, कोई इनवर्टेड पिरामिड है। ये इकोलॉजी के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो इसी से कनेक्टेड है, इसी से जुड़े हुए हैं। आइए लास्ट में ये टॉपिक समझ लिया अगर आपने, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम में 10% रूल के बारे में, इकोसिस्टम में 10% रूल के बारे में नीचे दी गए स्टेटमेंट पर जरा गौर करें आप। तो लिखा हुआ है, यह बताता है कि नेचर में फूड चेन आमतौर पर 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल तक ही लिमिटेड होती है। आपको बताया कि इट एक्सप्लेन्स व्हाई द फूड चेन इन नेचर आर जनरली लिमिटेड टू 4-5, क्योंकि 10% रूल बताता है कि भैया ऊपर जाने पर एनर्जी का लॉस हो रहा है, राइट। दूसरा आप देखेंगे, द एनर्जी लॉस्ट बिटवीन ट्रॉफिक लेवल इज प्राइमरीली ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ डिकम्पोजर्स। नहीं, लिखा हुआ है कि लॉस्ट जो है एनर्जी का एफिशिएंसी ऑफ डिकम्पोजर्स पर नहीं है। खोई जाने वाली एनर्जी मुख्य रूप से डिकम्पोजर्स, अपघटक नहीं, उस पर निर्भर थोड़ी करती है। और एक और लिखा हुआ है, जैसे जैसे एनर्जी ऊंचे ट्रॉफिक लेवल पर जाती है, बायोमास सपोर्ट किया जाता है, आमतौर पर बढ़ जाता है, बढ़ जाता नहीं है, बायोमास घट जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो कुल जैव भार है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो जो कुल जैव भार है दोस्तों, ये कुल जैव भार आपका घट जाता है, इसलिए केवल और केवल ये सही है। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें, जैसे हमने जो टॉपिक पढ़ा, ठीक, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वो कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा और एक्यूरेसी आएगी, ठीक। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए मैं एनवायरनमेंट के और सेशंस लेके आऊंगा, कंसेप्चुअल सेशंस, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।